बहू, सब्जी में पानी, दाल में पानी। तुम मायके में दुधिया का काम तो नहीं करती थी? नहीं माँ जी, दुधिया का काम तो हमारे खानदान में कोई दूर दूर तक भी नहीं करता। तो फिर सब्जी को इतना पानी क्यों पिलाती हो? बनाती सब्जी हो और बन सूप जाता है। अब तू ही बता, तेरी सब्जी को खाएं या कटोरी को मुंह लगाकर पी जाएं? माफ करना माँ जी, आज सब्जी में कुछ ज्यादा ही पानी पड़ गया। पर आगे से ऐसा नहीं हो, समझी? अगर हुआ ना तो रमेश से तेरी शिकायत करूंगी। तू तो जानती है ना कि रमेश तेरी कैसी खिंचाई करता है। जी माँ जी। एक दिन सुशीला के मायके से कुछ मेहमान घर आते हैं। सुशीला मेहमानों को देखकर फूली नहीं समाती। वह नीति बहू को बुलाकर कहती है, बहू, मेहमान मेरे मायके से हैं, इनका खास ध्यान रखना, नाराज होकर ना लौटे। हाँ, वो तो ठीक है माँ जी, पर मुझे क्या करना है? जो भी करना हो हुक्म दीजिए। हुक्म दीजिए तो इस तरह कह रही है जैसे कि तू मेरे हर हुक्म की तालीम करती हो। जाकर मेहमानों के लिए खाना बना, पर याद रखना सब्जी में पानी कम ही हो। हाँ माँ जी, कम ही होगा। यह कहकर नीति रसोई में चली जाती है और मेहमानों के लिए खास आलू की सब्जी और दाल के साथ नरम नरम रोटियां बनाती है। मगर जैसे ही मेहमान खाना खाने बैठते हैं तो खाने को देखते ही रह जाते हैं। अरे देवधर भैया और अंजलि भाभी, खाना खाओ ना, भला खाने को ऐसे घूरने क्यों लगे? सुशीला बहन, सब्जी और दाल देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहू ने पानी में तड़का लगा दिया हो। सब्जी में पानी तो दिख रहा है दीदी, पर सब्जी कहीं नजर नहीं आ रही। सब्जियाँ पानी में डूब गई होंगी, आप ढूंढने की कोशिश तो कीजिए। नीति बहू की यह बात सुनकर मेहमान नाराज हो जाते हैं और बिना खाना खाए ही लौट जाते हैं। सुशीला मेहमानों के जाने तक तो कुछ बोलती नहीं, पर उनके जाते ही नीति को खरी खोटी सुनाने लगती है। बहू, तू तो सच में कुत्ते की दुम निकली। तू कभी सीधी नहीं होने वाली। क्यों माँ जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या कर दिया कि बच्ची? तुझसे पहले ही बोला था कि सब्जी में पानी कम रखना, पर तूने तो सब्जी ही पानी पानी कर दी और ऊपर से मुझे भी पानी पानी होने पर मजबूर कर दिया। भूल हो गई माँ जी। मेहमान तेरे मायके से थोड़ी ना थे, वो तो मेरे मायके से थे। बिना खाना खाए लौट गए, बेइज्जती तो मेरी हुई है ना। आज आने दे रमेश को, वही तेरी खबर लेगा। शाम को बेटा घर आता है तो सुशीला उसके सामने नीति की शिकायत करती है और माँ के शिकायत करने पर बेटा बहू पर आग बबूला हो जाता है और कहता है, अरे मैं कहता हूँ तू सब्जी में पानी डाल दी क्यों है? क्या बिना पानी की सब्जी नहीं बन सकती? बिना पानी के सब्जी कैसे बन सकती है रमेश? चुप कर। आज के बाद सब्जी में पानी डाला तो तुझे तेरे मायके छोड़ाऊंगा। वहीं पड़ी पड़ी ससुराल का नाम रटना, समझी? समझ गई रमेश। एक दिन रमेश सुबह सुबह ऑफिस जाने लगा तो नीति उससे कहने लगी, सुनो रमेश, घर का कुछ राशन लाना है, शाम को आते समय ले आना। ना ना नीति, मुझसे राशन नहीं खरीदा जाता। सब कुछ तो इतना महंगा हो गया है। सब्जियां, चावल, दाल, आटा, कुछ भी तो सस्ता नहीं रहा। मुझे तो इनके दाम सुनकर ही चक्कर आने लगते हैं। आप तो अच्छा कमा लेते हैं। अच्छा कमाते हैं तो अच्छा खाते क्यों नहीं? अच्छा खाकर ही तो सेहत अच्छी रहेगी। बस 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 कर, अब ज्यादा उपदेश मत दे। ये ले पैसे और खुद राशन खरीद ला। यह कहकर रमेश नीति को 1000 रुपए थमा देता है। बस 1000 रुपए? इनमें क्या आएगा? इनमें पूरे हफ्ते का राशन आ जाएगा। रोज के 2 आलू के हिसाब से 1 किलो आलू ले आना। रोज के 100-125 ग्राम मटर के हिसाब से 1 किलो मटर पूरे हफ्ते चल जाएंगे। इसके अलावा जो भी चाहिए थोड़ा थोड़ा खरीद लाना। रमेश की ऐसी कंजूसी देखकर नीति अपना माथा पीट लेती है और फिर मन ही मन कहती है, अजब मुसीबत है। माँ कहती है कि सब्जी में पानी मत डालो और कंजूस बेटा कहता है कि 2 आलू से सब्जी बनाओ। मैं तो ससुराल में आकर फंस गई। भला ऐसी कंजूसी भी कोई करता है? नीति अपने पति की कंजूसी के चलते घर में ढंग का खाना बना ही नहीं पाती। इसीलिए उसका बनाया खाना एक रमेश के सिवा किसी को न भाता।
सास का दिमाग हमेशा गर्म रहता और वह इसमें नीति को ही दोषी मानती। एक दिन सास के सब्र का बांध टूट जाता है तो वह नीति को आड़े हाथों लेने लगती है और कहती है, अब बर्दाश्त नहीं होता बहू। आखिर तुम रोज रोज ऐसी दाल और सब्जियां क्यों बनाती हो जिनमें पानी के सिवा कुछ नहीं होता? पर आपके बेटे को तो यह शिकायत कभी नहीं होती माँ जी। चुप कर। मेरा बेटा तो तेरा गुलाम बन गया है, वह शिकायत क्यों करने लगा? मैं तो कहती हूँ तुझे खाना बनाना ही नहीं आता। खाना तो मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ माँ जी। चुप कर, झूठी कहीं की। मैं आज ही तेरे माँ बाप को फोन कर देती हूँ, ले जाएंगे तुझे। अब तू इस घर में नहीं रह सकती। हाँ। सुशीला के यह बोल सुनकर नीति बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगती है और सुशीला को रमेश की कंजूसी के बारे में सब सच सच बता देती है। रमेश की कंजूसी का सच सुनकर सुशीला तो अवाक ही रह जाती है। फिर बड़ी मुश्किल से ही मुंह से बोल फूट पाता है, हाय राम, मेरा बेटा इतना कंजूस। पर रमेश तो अच्छा कमा लेता है बहू, फिर भी इतनी कंजूसी क्यों करता है? क्योंकि उनको पैसा जमा करने की बीमारी हो गई है माँ जी। उनको पैसे के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। अरे पैसा जमा करने के लिए कोई खाना पीना थोड़ी ना छोड़ देता है। पैसा जोड़ने के चक्कर में किसी दिन सेहत गवा देगा तो देखना, बहुत पछताएगा। हाँ। सुशीला यह बात दिन में कहती है और शाम को ही उसकी यह बात सच साबित हो जाती है। शाम को ऑफिस से आते ही रमेश सिर पकड़कर बैठ जाता है। सुशीला उसकी यह हालत देखकर घबरा जाती है और पूछती है, अरे क्या हुआ बेटा? ऑफिस से आते ही ऐसे सिर पकड़कर क्यों बैठ गया? सिर में बहुत दर्द है माँ, और पूरा बदन कमजोर पड़ गया है, चला तक नहीं जाता। यह तो एक दिन होना ही था, कंजूस कहीं के। ये क्या कह रही हो माँ? मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ बेटा। बाकी डॉक्टर के पास चलेगा तो वह बता देगा। रमेश रात तो किसी तरह काट लेता है, मगर सुबह सेहत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है। नीति और सुशीला उसे अस्पताल लेकर जाती है। डॉक्टर रमेश के शरीर की जांच करके अफसोस जाहिर करते हुए कहता है, बड़े अफसोस की बात है मिस्टर रमेश, आप इतने पढ़े लिखे होकर भी अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाते। क्यों, क्या हुआ डॉक्टर? अरे होना क्या था, आपको देखकर तो लगता है कि आप सेहतमंद खाना ही नहीं खाते। फल, सब्जियां, दालें, दूध, दही, ये सब तो ढंग से खानी चाहिए ना। आपकी बॉडी में विटामिन, मिनरल्स आदि की बहुत कमी है, इसलिए शरीर कमजोर हो गया है। पर मैं तो रोज सब्जियां खाता हूँ। अरे रहने दे मेरे कंजूस बेटे। सब्जी के नाम पर पानी में रोटी डुबोकर खाना भी क्या सब्जियां खाना होता है? और फल, दूध, दही आप कब खाते हो रमेश? मैंने तो आज तक कभी रसोई में देखी ही नहीं। यह सुनकर डॉक्टर भी हैरान रह जाता है और कहता है, ये तो बहुत गलत बात है मिस्टर रमेश। हम खाने के लिए तो कमाते हैं, फिर खाने में कंजूसी क्यों? अरे खाओगे नहीं तो जियोगे कैसे? रमेश डॉक्टर की बात का मतलब समझ जाता है और उसी दिन से कंजूसी छोड़ खाने पर ध्यान देने लगता है। इससे नीति बहुत खुश होती है और घर में पानी की जगह सब्जी बनने लगती है। वाह बहू, आज बनी है सब्जी। बड़ी अच्छी सब्जी बनाई है तूने। अब तो रोज ऐसी ही सब्जी बनेगी माँ जी। क्यों रमेश जी, मैंने ठीक कहा ना? तुमने बिल्कुल ठीक कहा नीति। मयंक एक गरीब परिवार से था। अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करके उसने अपने परिवार का पेट पालने के लिए एक प्राइवेट नौकरी कर ली। उस दिन मयंक अपने ऑफिस से घर जा रहा था, तभी उसने रास्ते में देखा कि एक रईसजादी अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर एक सब्जी वाले के ठेले की सारी सब्जियां बिखेर कर चली गई। अरे कौन है? क्या दिखाई नहीं देता? अरे मेरी सारी सब्जियां बिखर कर नाली में चली गई। अब मैं शाम को अपने घर राशन कैसे लेकर जाऊंगा? आप रो मत काका, इसे मैं देखता हूँ। मयंक ने तेजी से अपना स्कूटर दौड़ाया और उस लड़की की गाड़ी के सामने लगा दिया। ये फटफटी बीच सड़क पर क्यों खड़ी कर दी, वो भी मेरी गाड़ी के सामने?
कहीं गाड़ी के सामने आकर मरने का इरादा तो नहीं? तुम एक गरीब आदमी के पेट पर लात मारकर भाग रही हो। क्या तुम जानती हो, शाम को वो उस सब्जी से कमाए हुए पैसों से ही घर का राशन लेकर जाता है। लड़की गाड़ी से बाहर निकलकर बोली, मैं अभी जल्दी में हूँ, लौट कर उन्हें 2 गुने पैसे दे दूंगी, मेरा यकीन करो। सच कह रही हैं आप? मैं सच कह रही हूँ। देखिए, मेरा नाम मयंक है, मैं कुछ ही दूरी पर रहता हूँ। गरीब हूँ, इसलिए गरीब का दुख देख नहीं पाया और आपके पीछे झगड़ा करने आ गया। मेरा नाम सारू है। मुझे फ़ोन आया है कि मेरी सहेली का एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए हड़बड़ाहट में उस सब्जी वाले से टक्कर हो गई। तुम्हारे दिल में गरीबों के लिए दया देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कितने अच्छे होंगे वो माता पिता जिन्होंने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए। तो चलिए, कुछ संस्कार मैं आपको भी अपने घर वालों से दिला देता हूँ। आपसे मिलकर सब लोग बहुत खुश होंगे। सारू मयंक के साथ उसके घर चली गई। उसे मयंक और उसके परिवार से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मयंक की माँ गीता ने कहा, बेटी, हम गरीबों के पास तुम्हारी आवभगत करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जब मन करे यहाँ आ जाना। आप लोगों से मिलकर मन तो कर रहा है कि यहीं रह जाऊं, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। सारू उस समय के बाद हमेशा मयंक के बारे में ही सोचती रही। उसकी सादगी, उसकी ईमानदारी, गरीबी में भी वो लोग कितने खुश और कितने उच्च विचार वाले थे। प्रीता, जो सारू की माँ है, उसने पूछा, सारू, आजकल ध्यान कहाँ है तुम्हारा? माँ, मयंक में। मयंक में? हाँ माँ, मयंक। लगता है मुझे उससे प्यार हो गया है, उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पाती। माँ, मुझे मयंक से शादी करनी है। सारू ने प्रीता को उसके बारे में सब कुछ बताया। पागल हो गई है क्या? वो 2 कौड़ी का लड़का और तुम करोड़पति उस भिखमंगे से शादी करोगी? न घर न कारोबार, उसकी हैसियत हमारे नौकर जितनी भी नहीं। लेकिन उसके दिल में प्रेम है, दया है, दूसरों के लिए सम्मान है। अब आप सोच लीजिए, अगर आपको अपनी बेटी चाहिए तो मेरी शादी मयंक से ही करनी पड़ेगी। हाँ। सारू के माँ बाप ने बहुत समझाया, लेकिन उसने एक न मानी। हार कर उन्हें सारू की शादी मयंक से करनी ही पड़ी। सारू अपनी ससुराल आ गई। सबने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया। अरे अरे बहू, तुम नीचे क्यों बैठी हो? जल्दी उठो और कुर्सी पर बैठो। इतने बड़े घर की बेटी होकर तुम जमीन पर बैठ के खाना खाओगी? नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं लगेगा। माँ जी, बेटी मैं उस घर की थी, लेकिन इस घर की बहू हूँ, और यहाँ जैसे सब लोग रहेंगे मैं भी वैसे ही रहूँगी। कौन कहता है कि बड़े घर की बेटियाँ आदर भाव नहीं जानती? हमारी बहू सब जानती है। अच्छा मयंक, कल बहू के पग फेरे की रस्म है, इसलिए कल तुम्हें इसे मायके लेकर जाना होगा। ठीक है माँ। मयंक सारू के साथ ससुराल के लिए निकल पड़ा। महेश प्रीता से बोले, अरे भाग्यवान, तुम इतने आराम से कैसे बैठ सकती हो? आज हमारे दामाद बाबू आ रहे हैं। अरे कुछ उनके लिए चाय, नाश्ते और खाने का प्रबंध करो। आपके दामाद कहीं के मंत्री नहीं है। मेरी बेटी की तो मती मारी गई थी जो उस फकीर से शादी करी। एक से एक लड़का मिल जाता उसे, लेकिन उसे तो वही लप्पू पसंद आया। हाँ। प्रीता, मयंक पढ़ा लिखा है, स्मार्ट है। पैसे का क्या, मेहनत करेगा तो पैसा भी आ जाएगा। चलो उठो और दामाद जी के चाय नाश्ते का प्रबंध करो। आखिर ससुराल में हमारे दामाद बाबू का आज पहला दिन है। दाल चावल बने रखे हैं, उसके लिए वही काफ़ी हैं। और सारू के लिए ऑनलाइन पिज्ज़ा ऑर्डर कर दूंगी, उसे बहुत पसंद है। मेरी बच्ची ने पता नहीं 2 दिनों में क्या खाया होगा। प्रीता, कुछ भी सही, अब वो इस घर के दामाद हैं। प्रीता वहां से मुंह बिचकाकर चली गई। आते वक्त रास्ते में मयंक ने कहा, सारू, पहली बार ससुराल जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे मम्मी पापा के लिए कोई उपहार और कुछ मिठाई ले लेनी चाहिए। अरे नहीं मयंक, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा बहुत खर्चा हो जाएगा। सारू, उन्हें अच्छा लगेगा, और खर्चों का क्या, तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। खाली हाथ गया तो तुम्हारे मायके वाले क्या कहेंगे कि दामाद पहली बार ससुराल आए और खाली हाथ चले आए।
मयंक ने सारू की मम्मी के लिए एक रेशमी साड़ी और उसके पापा के लिए एक घड़ी और साथ में कुछ मिठाई खरीदी और घर पहुंचे। कैसी है मेरी बेटी? देखो तो सारू के पापा, 2 दिन में कितनी दुबली हो गई है। ये क्या कह रही हो मम्मी? मैं इतनी खुश हूँ कि बता नहीं सकती। वहाँ सब लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अरे दामाद जी, आप खड़े क्यों हैं? अंदर आइए, बैठिए। प्रीता, बातें तो होती रहेंगी, पहले दामाद जी के लिए चाय नाश्ता तो लगाओ। प्रीता ने एक गिलास नींबू पानी और प्लेट में कुछ बिस्किट लाकर मेज पर पटक दिए। महेश और सारू ने उसे बड़े अचंभे से देखा। अब प्रीता, ये क्या नींबू पानी? अरे आज दामाद जी पहली बार ससुराल आए हैं और तुम उन्हें नींबू पानी दे रही हो? अरे तुम्हें शर्म नहीं आई? जानते हो, गरीब लोगों को दूध, रबड़ी, गाजर के हलवा जैसा शाही नाश्ता हजम नहीं होता। इनके लिए नींबू पानी ही ठीक है। जल्दी पी लीजिए दामाद जी, दाल चावल बने रखे हैं, फिर खाना भी खा लेना। चलो सारू, अंदर चलो, मैंने तुम्हारी पसंद का पिज्जा ऑर्डर किया है, साथ में ब्लैक फॉरेस्ट, लावा केक और कोल्ड ड्रिंक में तुम्हारी फेवरेट माजा भी। चुप करिए मम्मी जी, आज आपके दामाद का ससुराल में पहला दिन है और आप उनकी इतनी बेइज्जती करेंगी? ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो गरीब है तो क्या हुआ, मुझे पलकों पर बिठा कर रखते हैं। वो बेचारे अपनी थोड़ी सी सैलरी में आपके लिए तोहफे लाए हैं और आप उन्हें... चलिए मयंक, अब मैं यहाँ 1 मिनट और नहीं रुक सकती, चलिए। कोई बात नहीं सारू, इसमें नाराज होने की क्या बात है? अरे नींबू पानी से हाजमा होता है, समझी? और मैं गरीब तो हूं ही, इसमें जब मुझे बुरा नहीं लगा तो तुम्हें क्यों लग रहा है? मम्मी जी, पापा जी, आपके चरण स्पर्श करता हूं, जो आपने अपनी इतनी संस्कारी बेटी को मेरी जीवन संगनी बनाया। मैं वादा करता हूं कि उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मम्मी जी, ये आपके लिए, और पापा जी, ये आपके लिए। पहली बार ससुराल आया था तो सोचा खाली हाथ आना अच्छा नहीं लगेगा। कोई बात दिल पर मत लीजिएगा। आपकी बेटी सारू आती रहेगी आपसे मिलने। मैं तो गरीब हूं, इसलिए मेरा यहां आना ठीक नहीं होगा। प्रीता ने जब साड़ी और घड़ी देखी तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह यह सोचकर बहुत शर्मिंदा हुई कि जिस दामाद का वह अपमान कर रही थी, उस दामाद ने अपनी हैसियत से भी ज्यादा महंगी साड़ी और घड़ी खरीदकर उन्हें तोहफा दिया है। रुक जाओ दामाद बाबू, ऐसे कहाँ जाते हो? आज तो आपका ससुराल में पहला दिन है, खातिरदारी का मौका नहीं दोगे? मम्मी, आप ठीक तो हैं? मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है सारू। मैं दौलत के नशे में इंसानियत को भूल गई थी। मुझे माफ कर दो दामाद जी। मैं आज आपका ससुराल में पहला दिन इतना यादगार बना दूंगी कि आप भी क्या याद करोगे। तुम सब बैठो, मैं अपने दामाद के लिए कुछ स्पेशल नाश्ता बना कर लाती हूँ। नहीं मम्मी जी, मुझे कोई खातिरदारी नहीं चाहिए, बस हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। ये सुनकर प्रीता ने सारू और मयंक को गले से लगा लिया और खूब आशीर्वाद दिए।